तो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए ईशा अग्रवाल एंड आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज है हमारे साथ जितेन। जितेन के बारे में मैं आप सबको बता देती हूँ। जितेन हैज सिक्योर्ड AIR 31 इन CMA इंटर एग्जामिनेशन। तो अभी जो CMA इंटर का December 25 का अटेम्प्ट था उसमें जितेन ने AIR 31 सिक्योर किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच जितेन फॉर सिक्योरिंग दैट रैंक। और आज का इंटरव्यू इसी पर्पज से हो रहा है ताकि हम जितेन से समझ सके उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनके प्लान्स क्या थे, कैसे उन्होंने एग्जाम स्ट्रेस एंजाइटी को हैंडल किया, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनका CMA इंटर का एग्जाम्स आने वाला है वो इनसाइट ले सके, वो समझ सके कि रैंक की तैयारी कैसे होती है, क्या क्या गलतियां उनको अवॉइड करनी चाहिए एंड कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जितेन, सबसे पहले तहे दिल से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। रैंक लाना कोई भी आसान बात नहीं होती। ऑल इंडिया रैंक इज अ वेरी बिग थिंग। बहुत रेयर लोग इसको अचीव कर पाते हैं, बहुत रेयर लोग इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो रैंक आया, क्या एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? मैम एक्सपेक्टेड तो नहीं था मैम, बिल्कुल भी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम यही एक्सपेक्ट नहीं था कि बोथ ग्रुप देना है, कि मैम फर्स्ट टाइम तो कि पहले ये पता था मैम कि 8 एग्जाम है, 8 डेज में कंप्लीट करने, तो थोड़ा प्रेशर था, तो पॉसिबल नहीं था। फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि नहीं, बोथ ग्रुप देने चाहिए, तो मैम देन फिर आई स्टार्टेड फॉर प्रिपरेशन फॉर बोथ ग्रुप। तो दिसंबर के एग्जाम्स के बाद कैसा था? मतलब आपको एग्जाम्स देख के लगा था पास हो जाओगे या आपको ऐसा लगा था कि रैंक वैंक जितनी मार्क्स आएगी? मैम नहीं, पास का भी कंफर्म नहीं था क्योंकि मैम कुछ सब्जेक्ट थे जो एक्सपेक्टेशन से अलग ही क्वेश्चन आए थे मैम, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन थे, तो नहीं क्लियर नहीं था मैम। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन थोड़ी की थी मैम मैंने, तो इस वजह से। अच्छा, तो जब रैंक आया तो मतलब व्हाट वाज द फीलिंग? क्योंकि सबसे पहले अपने मार्कशीट देखते अपने सोचते हैं भगवान पास हो गए, इसके बाद अपने को कुछ नहीं चाहिए। उस टाइम रैंक वैंक दिमाग में नहीं चलता है। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने रिजल्ट देखा मैम, रिजल्ट भी मैंने मैम किसी को नहीं बताया, चुपचाप अपने आप ही रिजल्ट मॉर्निंग में मैंने देखा, हाँ पास हो गए, तब सबको बताया कि हाँ रिजल्ट पास हो गया है। फिर मैंने देखा कि हाँ नंबर अच्छे आए हैं, हो सकता है रैंक आए। मैंने लास्ट से स्टार्ट की 15 रैंक से कि, और मैंने फोटो ही देखी, मतलब फोटो मेरी होगी, अगर रैंक आई होगी तो मैंने देख लिया, नहीं कहीं भी मेरे को नहीं मिली फोटो। फिर मैंने दोबारा एक बार और ट्राई करके देखा कि हाँ उसकी रैंक आई हुई है, 21 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। तो मैंने बताया पेरेंट्स को भी कि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 21 आई है मैम। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसा, पेरेंट्स को कैसा लगा ऐसा रैंक सुन के? मैम बहुत खुश है मैम, बहुत खुश हुए मैम, ऑल इंडिया रैंक 21 आई मैम। तो उनके लिए भी बहुत ही प्राउड सी फीलिंग होगी कि इतना बड़ा ऐसा रैंक। तो मतलब आपने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था, घर वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा इतना मस्त ऐसा रैंक आ जाएगा पास होने के साथ साथ? यस मैम, बहुत खुश है मैम, बहुत ज्यादा हैप्पी थे मैम रिजल्ट के बाद कि ऑल इंडिया रैंक आई है मैम। AIR का थोड़ा ड्रीम होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं CMA के लिए, तो AIR तो मतलब वो रिजल्ट में। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बताइए कि मतलब आप किस रूट से गए CMA इंटर में? मतलब आपने CMA फाउंडेशन देके CMA इंटर किया या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए ग्रेजुएशन करके? क्या प्लान था और कैसे आपने CMA को चुना? बिकॉज देयर आर मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज, CA है, CS है, तो व्हाई CMA एंड आपका जर्नी क्या रहा है CMA का अब तक? ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आफ्टर 12th मैम स्टार्टेड ग्रेजुएशन BBA इन फाइनेंस। मैम जब आफ्टर फर्स्ट ईयर कंप्लीशन मैम थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट था कॉस्टिंग, तो मैम कॉस्टिंग में जैसे इंटरेस्ट आने लगा, और हम जो टीचर भी थे वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट थे। ओके। तो उन्होंने बताया कि आपकी कॉस्टिंग अच्छी है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो मैम वहां से मेरे को पता नॉलेज हुई कि CMA जैसे कोई कोर्स है। फिर मैंने सर्च गूगल पे सर्च किया कि हाँ पार्लियामेंट एक्ट है, गवर्नमेंट ऑथोराइज कोर्सेज है, तो मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। मैम थर्ड ईयर में मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया ग्रेजुएशन के साथ। मैम रेगुलर कॉलेज था, तो फाउंडेशन के लिए 5th सेम तक, 6th सेम में फिर इंटरमीडिएट का मैम प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैम ऐसे करके मैम CMA जर्नी में ऐसे स्टार्ट हुई मैम मेरी। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा दिमाग में नहीं आया कि मुझे कुछ और कोर्स करना चाहिए या मुझे CMA ही करना है? मैम एक्चुअली था क्या, BBA इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड था, तो जिसमें फर्स्ट ईयर रेगुलर कॉलेज
एंड फ्रॉम द सेकंड ईयर मैम आपको इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी होती है या फिर आप किसी फर्म में, तो मैम आई स्टार्टेड इंटर्नशिप फॉर बीबीए सीए फर्म मैंने स्टार्ट की। तो मैम वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, बीबीए से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज में टैक्स भी जीएसटी से रिलेटेड वर्क स्टार्ट किया है, तो ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कुछ है। तो जैसे थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में जब कॉस्टिंग स्टार्ट हुई और टीचर भी सीएम में थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया नहीं आप ये कर सकते हो, इसमें टैक्स से रिलेटेड है, कॉस्ट भी है और गवर्नमेंट ऑथराइज कोर्सेज आप ये स्टार्ट कर सकते हो। देन मैम आई स्टार्टेड माय सीएमए जर्नी। यस मैम, यस मैम। मैम कॉलेज से आने के बाद मैं डायरेक्ट क्लास देखने मैम बैठ जाता था कि क्लास स्टार्ट करनी है, कि क्लास कंप्लीट करनी है। तो उनकी भी प्लान था कि जून 25 में मैं फर्स्ट ग्रुप में उनको देना ही है। तो मैम जून 25 तक मेडिकल इश्यू की वजह से मैम मेरा सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो पाया, इवन एग्जाम तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, जो जून 25 तक एग्जाम थे। तो देन आई डिसाइडेड कि बोथ ग्रुप देने हैं। कॉलेज भी मैम जून 25 में लास्ट सेम था, वो कंप्लीट हो गई थी ग्रेजुएशन। देन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर बोथ ग्रुप फॉर जून दिसंबर 2025। देन आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप रेगुलरली फ्रॉम। तो मतलब आपकी स्टोरी से तो ऐसा लग रहा है कि गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान। कहाँ आप जून 25 में एक ग्रुप देते, कहाँ दिसंबर 25 में आपने दोनों ग्रुप दे के रैंक लिया है। अच्छा ठीक है, तो आपकी स्ट्रैटेजी बताइए थोड़ी जितेन की, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि आपको कैसे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, पहले क्लासेस करने हैं बाद में रिवीजन करना है, या ऑल टुगेदर सबसे पहले आपने सारी क्लासेस की फिर रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आप क्या करते थे? जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, देन सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर की मैम साथ में एक बार रिवीजन की। थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप फ्रॉम द क्लासेस फिर फर्स्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट या एलडीआर आपने मार्क किए हुए हैं, और थर्ड चैप्टर के मैम कुछ क्वेश्चन। तो मतलब जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते वैसे वैसे प्रीवियस चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन उठा के रिवीजन स्टार्ट कर दी थी मैम। मैं आइडिया था, एम था कि भले ही मैम ऑल इंडिया रैंक नहीं आई, एटलीस्ट मैं पास तो हो जाऊं, कि रिवीजन मल्टीपल रिवीजन हो, भले ही सिलेबस होल सिलेबस कवर ना हो, लेकिन रिवीजन पूरी अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम था, तो थोड़ा फियर तो था मैम कि रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए ताकि चीजें याद रहे, ताकि जितना भी आपने पढ़ा है एटलीस्ट आप उतना प्रेजेंट कर पाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग 100% 80% ही करो पर वो अच्छे से करो। यस मैम, यस मैम, इट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट मैम कि आप रिवीजन मल्टीपल रिवीजन मोर इंपॉर्टेंट मैम, rather than कि होल सब्जेक्ट आपने एक बार रिवाइज किया और फिर आपको रिवीजन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैम 6 मंथ के बाद फिर क्योंकि एग्जाम होते हैं, तो आपको रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम rather than होल सब्जेक्ट। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिकल पेपर्स का अप्रोच क्या था? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि मैम मैं नेक्स्ट चैप्टर मूव करते जाता था, पिछले चैप्टर का रिवीजन करते जाता था, उसके अलावा क्या क्लासेस खत्म होने के बाद भी आप दोबारा से एक बार रिवाइज करते थे या क्या अप्रोच था? यस मैम, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद मैम मैंने रिवाइज किए हैं। इवन जब कभी मेरे को थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई चैप्टर नहीं बन रहा है, तो इवन मैं उसकी क्लासेस भी दोबारा रिपीट करके देखता था, टू एक्स पर कि एटलीस्ट मुझे फॉर्मूला रिवाइज हो जाए, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, जैसे कि मैम एक रिवीजन मैम मेन फोकस में रिवीजन पर था कि रिवीजन मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए rather than कि होल सब्जेक्ट को कवर करने से अच्छा। आपने कैसे क्लासेस की? क्या आपने सारी क्लासेस लाइव एट होम या डाउनलोडेबल में की थी, या कुछ क्लासेस आपने कहीं सेंटर पे जाके भी की? मैम सेंटर पे तो पॉसिबल नहीं था मैम बोथ ग्रुप देना, और कि पूरे दिन मैम नहीं पॉसिबल नहीं था मैम, कि इसलिए मैम ऑनलाइन ही प्रेफर की, सारी सब्जेक्ट ऑनलाइन, घर पे बैठ के मैम सब ऑनलाइन क्लासेस थे। ठीक है, तो अब ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को जो एक मेन प्रॉब्लम आती है कि वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब 1.5 घंटे आपके पीछे कोई डंडा लेके खड़ा नहीं है कि यार क्लासेस कर, ध्यान से दे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्लस अगर आपने कोई कोर्स डाउनलोडेबल किया होगा तो वो तो और बड़ा प्रॉब्लम है। लाइव एट होम में तो क्या है, साथ साथ में क्लास चल रही है तो आपको पता है कि आज मुझे ये क्लास देखनी है, वेरएज अगर भाई अपने डाउनलोडेबल लेते तो वो पूरा कोर्स डाउनलोडेबल है, फिर आपको अपने पेस पे क्लासेस करनी है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया?
मैम ये था कि जैसे मैंने मैम आपकी भी लाइव एट होम क्लास परचेज की थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से 1 वीक ही क्लासेस देखी थी, उसके बाद मैंने डाउनलोड करके ही देखी मैम, क्योंकि Okay. ये होता है कि मैम डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी टाइम, मैम मेरा था कि मैम नाइट में नहीं पढ़ सकता, इवनिंग के बाद मैम मुझे नहीं पढ़ सकता था, मैं मॉर्निंग में ही पढ़ता था 3 AM 4 AM, तो उस टाइम पे मैंने क्लासेस देखनी स्टार्ट की, क्योंकि मैम मेरा था कि मॉर्निंग में ही पढ़ूं, मैम इवनिंग में मेरे से थोड़ा नहीं हो पाता था, तो इसलिए मैंने सारी क्लासेस लाइव तो परचेज की थी कि टीचर के साथ मैं बना रहूं, तो फिर मैंने देखा कि शेड्यूल नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं मॉर्निंग में ही पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही क्लासेस कंप्लीट की फिर मैंने। अच्छा, तो कैसा रहा मतलब आपका डाउनलोडेबल का एक्सपीरियंस? क्योंकि डाउनलोडेबल में बच्चों को जो दिक्कत आती है कि क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड टू द टीचर, तो प्रॉब्लम ये ऐसा लगता है कि मैं डाउट कैसे पूछूं या किससे पूछूं, मेरा डाउट कब तक आंसर होगा, और अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो, मतलब सपोज अभी क्या है कि अपने कोई बात कर रहे हैं, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप इंस्टेंटली पूछ सकते हो, बट सपोज अगर आप पढ़ते पढ़ते कहीं स्टक हो गए, आपको वो टीचर का समझाया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसको कैसे डील करना चाहिए? मैम उसके लिए मैम जैसे टेलीग्राम ग्रुप है मैम, तो मैम वहीं से स्टूडेंट के जो आपको, जैसे कि मैम फर्स्ट वीक मैंने ऑनलाइन क्लास ली, तो मैम उसे पता चल जाए कि आपके डाउट कौन से स्टूडेंट आपको मतलब फ्रेंड आप बना सकते हैं और उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैम हमारी क्लास में सुधांशु स्टूडेंट था, तो मैम जैसे कि मैंने डाउनलोड क्लासेस देखी थी, तो मैम कोई डाउट होता तो मैं सुधांशु से कंफर्म कर लिया करता था कि टीचर ने आज कितना सिलेबस हुआ है, तो मतलब ये माइंड में रहता था कि इस क्लास में कितना सिलेबस हो रखा है और मैं कहाँ पर हूँ, तो थोड़ा सा ये भी, और कुछ डाउट से रिलेटेड मैम तो सुधांशु से मैं पूछ लिया करता था, और मैम कई स्टूडेंट है मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो मैम इस तरह से मैम डाउनलोड क्लासेस मैम थोड़ी हेल्पफुल रही मैम। डाउनलोडेबल डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो आराम से डाउनलोडेबल क्लासेस आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं कर सकते। यस मैम मैं तो प्रेफर करूंगा हम डाउनलोड ही बेस्ट होती है, क्योंकि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसे अरेंज भी कर सकते हो कि कब थ्योरी करनी है कब प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि लाइव क्लास में तो है कि आप जो टीचर करा रहे हैं बस वही करना होगा, तो थोड़ा टाइमिंग इश्यू था, तो मैंने प्रेफर किया कि लाइव भले ही परचेज करूं लेकिन डाउनलोड ही क्लास देखना, डाउट से रिलेटेड फ्रेंड मैम बहुत अच्छे फ्रेंड मिले इस सब्जेक्ट में, तो मतलब डाउट क्लियर करने के लिए सपोर्टिव थे मैम। ओके, तो अब बताइए आपका रूटीन कैसा था जब आप क्लासेस कर रहे थे, तब आपका रूटीन कैसा था, और अगर आपने लास्ट जो 2-3 महीने पढ़े दिसंबर के खुद से पूरा सेल्फ स्टडी किया, तो उसमें आपका रूटीन कैसा रहा? सबसे पहले बताइए क्लासेस आप कैसे मैनेज करते थे, कितने क्लासेस करते थे, दिन के 3 करते थे या 4 करते थे, और क्या रूटीन सेट करते थे? मैम जैसे अदर सब्जेक्ट भी मैम जैसे 3 आवर क्लासेस है मैम, आपके भी क्लासेस होते थे, तो मैम ट्राई करता था कि मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस मैम हो जाए, देन आफ्टर द क्लासेस मैम उन्हीं 3 क्लासेस या फिर 4 जो भी क्लास मैंने अटेंड की है उन्हीं की रिवीजन करूं, और मैम इस तरह से मैम रिवीजन के साथ साथ रिवीजन करता था मैम, और रिवाइज भी इस तरह से मैम रही मैम क्लास के बाद क्लास तक। तो क्या मतलब जैसे सपोज अगर आपने सुबह 8 से 10 ऑडिट की क्लास की, तो क्या आप 10 से 10:30 इमीडिएटली उसका रिवीजन में लग जाते थे, या फिर आप दूसरा क्लास पहले देखते थे और सारी क्लासेस खत्म करने के बाद रिवीजन करते थे? मैम जैसे क्लास कंप्लीट हुई 8 to 10 ऑडिट क्लासेस, तो मैम ऑडिट से उससे रिलेटेड मैम हाफ एन आवर मैम उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता था, और देन सेकंड सब्जेक्ट पर मैम जंप करता था, देन उसके भी लाइव क्लास डाउनलोडेड क्लास देखने के बाद उसका रिवाइज, मतलब ये था कि ऐसा नहीं था कि पहले क्लास देने के बाद फिर उस सभी सब्जेक्ट का फिर रिवीजन करना, नहीं, साथ क्लासेस देखो देन रिवाइज मैम देन तुरंत रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया करता, ताकि क्लास के बाद में ये इजी होता है कि आप रिवाइज तुरंत रिवाइज हो जाता है, क्योंकि आपको अभी पढ़ाया गया है तो वो फटाफट रिवाइज हो जाता है आपका। और आपका लास्ट रिवीजन फेज कैसा था जब आपकी सारी क्लासेस खत्म हो गई थी, तब आप कैसे रिवीजन करते थे, मतलब आपका दिन कैसा लगता था तब? मैम जब क्लासेस एक बार कंप्लीट हो गई तो मैम थोड़ा सा डर लगा, तो मैम बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कि अब सिलेबस इतना सारा हो गया है, क्लासेस कंप्लीट हो गई है, इसको रिवाइज कैसे करना है, तो मैम बहुत था कि अब रिवाइज करना होगा, तो मैम एक सब्जेक्ट मैंने उठाए, जैसे मैम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट सेम थे, जैसे लाइक अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2, तो मैम मैंने जैसे अकाउंट्स उठाए तो फर्स्ट ग्रुप पर स्टार्ट किया, देन सेकंड ग्रुप में फिर अकाउंट्स से स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट अकाउंट,
सकते हैं। जैसे अब हम फर्स्ट ग्रुप में लॉ है और देन ऑडिट और लॉ के मैम कुछ सब चैप्टर सेम थे, तो फर्स्ट मैंने लॉ स्टार्ट की, पर जंप किया मैम। तो मतलब ऐसे नहीं था कि अगर एक सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट अकाउंट है और ऑडिट दोनों एक साथ हैं तो नहीं एक साथ करने हैं, नहीं मैम, फिर लॉ के बाद ऑडिट करने हैं और अकाउंट्स के बाद फाइनेंशियल अकाउंट के बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करना है। तो मैम इस तरह से मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट हैं और कॉमन चैप्टर हैं वो एक साथ ही हो जाए, तो जिससे टाइम सेविंग भी हो जाए और स्मार्ट वर्क भी हो जाए मैम। तो आपके घर वाले क्या रिवीजन फेज में सपोर्टिव थे? मतलब क्या ऐसा होता था कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, या बीच बीच में आपको उठना पड़ता था? नो मैम, फैमिली आर वेरी सपोर्टिव मैम। उन्होंने कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी एक छोटा सा भी काम मैम मेरे को नहीं बताया ड्यूरिंग द मैम वो पूरे 1 ईयर तक, जब इंटर की क्लास स्टार्ट की टिल द एग्जाम तक, इवन रिजल्ट तक भी मैम मेरे को कुछ भी काम नहीं, बस अपना स्टडी करना तुम, बस और कुछ नहीं मैम। वेरी सपोर्टिव रही मैम फैमिली। मैम एक्चुअली क्या था कि मैम जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मैम पेरेंट्स से झूठ बोल दिया था कि इसमें मैम बस 2 साल का कोर्स है। ओके। तो मैम जब फाउंडेशन में मैम रैंक आई फरीदाबाद में, तो टीच पेरेंट्स को तब पता चला नहीं सीए में 2 साल का कोर्स तो नहीं है, 5 साल तो लगे। वहां पर पता चला पेरेंट्स को भी नहीं, कोर्स तो 2 साल का तो नहीं है। इस वजह से फिर हम पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस पता चली कि हाँ उस कॉन्वोकेशन में सेम फाउंडेशन कॉन्वोकेशन में हाँ इम्पोर्टेंस क्या है कोर्स की। तो देन दे सपोर्टेड में ऑल द टाइम कि हाँ स्टडी करो और कोर्स अच्छा है और हो जाएगा। जितेन, जब आपने जैसा पहले कहा कि आपने भी खुद ने डिसाइड कर रखा था कि जून में मैं एक ग्रुप दूंगा, उसके बाद दिसंबर में मैं दूसरा ग्रुप दूंगा, तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है पूछने के लिए कि उसको एक ग्रुप में जाना चाहिए या बोथ ग्रुप में जाना चाहिए, आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना चाहिए मैम, और हो सके मैम एक अटेम्प्ट को स्किप कर दे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का मैम सिलेबस थोड़ा वाइड है अकॉर्डिंग कंपेयर टू ग्रुप 2 के। तो मैम ग्रुप 1 का मैम सिलेबस टाइम लेता है, तो 6 मैम अप्रोक्स मुझे 5 मंथ ग्रुप 1 में ही लगे थे। तो फिर देन आई स्टार्टेड ग्रुप 2। तो मैम ग्रुप 1 के बाद ये होता है कि ग्रुप 2 बहुत इजी हो जाता है। 2.5 मंथ में मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस और रिव्यू मैम कंप्लीट कर ली थी मैम। तो मैम रिकमेंडेशन यही है कि ग्रुप 2 के लिए ही प्रेफर करें, क्योंकि रैंक आती है और पीएसयूज भी आपको प्रेफर करते हैं इंटर्नशिप के लिए, इवन जॉब के लिए भी, अगर आपकी रैंक है मैम। ओके। तो जैसा आपने बोला कि बोथ ग्रुप प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज ऐसा इंपॉर्टेंस होता है आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये सब में आपके लिए बेटर रहता है। ओके। तो अभी सपोज अगर मुझे बोथ ग्रुप प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आप क्या रेकमेंड करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? क्या मुझे पहले ग्रुप 1 की क्लासेस लेनी चाहिए, क्या ग्रुप 2 की क्लासेस लेनी चाहिए, क्या आप रेकमेंड करेंगे? हम रेकमेंड यही है कि बोथ ग्रुप के लिए तो प्रिपेयर करें, लेकिन ट्राई करें कि पहले फर्स्ट ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट हो जाए, एक रिवीजन भी हो जाए। ग्रुप 2 पर जंप करने से पहले एक रिवीजन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन मैम आई स्टार्टेड ग्रुप 2 की क्लासेस में स्टार्ट करनी चाहिए और फिर उसकी रिवीजन करनी चाहिए। देन अपेयर होने से पहले ही मैम फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप की एक बार और रिवीजन, मतलब मल्टीपल टाइप रिवीजन हो जाए, और देन अटेम्प्ट के लिए आप एग्जाम हॉल में बैठे। ओके। इसके साथ साथ अब जैसे सपोज मैंने ग्रुप 1 की क्लासेस कर ली, उसके बाद मैं ग्रुप 2 में जा रही हूँ, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए क्लासेस ऑप्ट करने से पहले या क्लासेस लेने से पहले, या फिर मुझे जिस भी टीचर का डेमो समझ में आ रहा है मुझे क्लासेस ले लेनी चाहिए? मैम आई यूज्ड टू सी डेमो क्लासेस। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो क्लासेस ही मैंने प्रेफर की। फिर मैंने की देखा कि हाँ नहीं, मुझे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देन आई सेलेक्ट द टीचर एंड टेक द क्लासेस। ओके। तो आप बोलेंगे कि पहले किसी भी टीचर से क्लासेस लेने से पहले बिना नाम वाम सुने एक बार आपको डेमो देखना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, और उसके बाद फिर आपको ऑप्ट करना चाहिए उस टीचर के लिए। यस मैम, क्योंकि मैम ऑनलाइन टीचर काफी ऐसे हैं जिनकी रैंक तो आई है, लेकिन मैम मेरे को भी उनका कंटेंट समझ नहीं आ रहा था। तो मतलब ये होता है कि डेमो क्लासेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंक आई है तो आप रैंक की वजह से आप किसी क्लास की टीचर की क्लासेस को ऑप्ट कर लें। तो मतलब आपको डेमो क्लासेस, आपको कंटेंट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मैम हाँ फिर देन राइट पर्सन है, आप उसकी क्लास ले सकते हैं। ओके। और हाउ इज हैंडलिंग एग्जाम एंजाइटी? क्योंकि आप पहली बार ऐसा प्रोफेशनल कोर्स दे रहे हैं जहाँ 8 पेपर है, तो डर लगता होगा क्या होगा,
मैं पास होऊंगा, क्लियर होगा या नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे भी आते होंगे जहाँ पढ़ने का मन नहीं करता होगा, ओवर थिंकिंग होती होगी, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? यस मैम, ये बहुत बहुत मैम काफी प्रॉब्लम एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है कि एक सब्जेक्ट मैम पहले से ही इंस्टीट्यूट पहले ही एक डेट शीट अनाउंस कर देते कि हाँ 8 एग्जाम है, इसके बाद होना है, तो एंजाइटी मैम और भी ज्यादा हाई हो जाती है। तो मैम प्रेशर काफी था मैम, प्रेशर तो 8 सब्जेक्ट के तो मैम, लेकिन कंसिस्टेंसी रही और पेशेंस भी मैम। पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, थ्योरी सब्जेक्ट याद नहीं हो रहे हैं, नहीं पेशेंस रखो, हो जाएगा। एक रिवीजन में नहीं, 2 रिवीजन में हो जाएगा। लेकिन तो आप बोल रहे कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब पास होने के लिए। यस मैम, पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम, क्योंकि मैम काफी टाइम मैम मुझे मैम कई सब्जेक्ट में जैसे ऑडिट में चैप्टर 1 बार बार रिवाइज किया, मुझे रिटेन नहीं हो पा रहे हैं बार बार चीजें रिवाइज करने के बाद भी, फिर भी पेशेंस रखने के बाद आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा इवन जब तक एग्जाम नहीं आते। सब्जेक्ट पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऑडिटिंग इग्नोर करके चले जाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो अपने को आता है। जैसा आपने भी बोला कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबको पसंद होता है, तो वही बच्चे सोचते हैं कि 50 मार्क्स का तो दोनों से आएगा, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके चला जाता हूँ, ऑडिटिंग रहने देता हूँ, ऑडिटिंग करके क्या फायदा होगा, 50 नंबर पे मेरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से भी आ जाएगी। तो क्या आपका रिकमेंडेशन रहेगा कि ऑडिट हमें छोड़ के जाना चाहिए या हमें एक्चुअली उसको पढ़ के जाना चाहिए? इट विल हेल्प अस इन द एग्जाम्स और इट विल हेल्प अस इन इंक्रीजिंग द मार्क्स। नो मैम, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैम आउट ऑफ 15 एमसीक्यू में मैम 9 to 10 एमसीक्यू फ्रॉम ऑडिट सिलेबस से मैम, ऑडिट सिलेबस से ही एमसीक्यू आते हैं मैम। और रैंक के लिए और इवन पास एग्जामिनेशन के लिए मैम एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में बस आपने टिक किया 2 मार्क्स आपके अगर करेक्ट है तो मैम। लेकिन और थ्योरी मैम एमसीक्यू अलावा जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है मैम, उसमें भी उसमें मैंने ट्राई किया था एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑडिट से अटेम्प्ट करूं और 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के अटेम्प्ट करने हैं। तो मैम सजेशन यही है कि आप अगर कुछ छोड़ के जाते हैं तो मैम पॉसिबल नहीं है, इवन पास होना भी मैम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम क्वेश्चन है वो भी आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। भले ही आपको हम सिलेबस और रिवीजन किया है और आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, आपने फर्स्ट टाइम आप फेस करते हैं, तो इसलिए हम थ्योरी करनी चाहिए। क्योंकि मैम थ्योरी तो यह है कि बुक से ही आएगी, सीएमए के मॉड्यूल से ही है। हाँ, तो हम रिवीजन, इसलिए हम मेन फोकस रिवीजन पर है कि थ्योरी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और प्रैक्टिकल पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, अब जैसा आपने बोला कि जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपको दोनों करके जाना चाहिए ना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी थोड़ा वास्ट है, ऑडिटिंग भी थोड़ा वास्ट है, तो जहाँ 8 दिन लगातार आपके एग्जाम होते हैं, आपको शायद 1.5 दिन मिलता होगा पूरा रिवीजन करने के लिए, या 1 दिन मिलता होगा, उसमें आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को कैसे रिवाइज किया? मैम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद मैम एग्जाम डायरेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का होता है, तो मैम उसमें था कि मैम एग्जाम करने के बाद मैम घर पे आने के बाद मैम कुछ रिवीजन नहीं की मैम, मैंने कुछ भी बुक नहीं उठाई मैम, था कि एग्जाम आने के बाद 8 बजे मैम सो जाना था, फिर सुबह मॉर्निंग में 2 बजे उठकर दोपहर तक 2 बजे जब तक एग्जाम है तब तक रिवाइज करता था मैम। क्योंकि मैम 10 to 11 आवर का मैम मेरे को काफी टाइम मिल जाता था कि रिवाइज करने के लिए। और मैम क्योंकि अब 1 दिन के बाद दूसरे दिन फिर एग्जाम था, तो पॉसिबल नहीं था कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप हैंड से आप रिटर्न में प्रैक्टिस कर सके, तो कॉन्सेप्ट रिवाइज किए और थ्योरी देखा। और जैसे कि मैम आपकी मैराथन क्लासेस भी हैं, शॉर्ट क्लासेस हैं 3 और 4 आवर की, जो होल सब्जेक्ट को कवर करती हैं। तो मैम जैसे मैंने एबीसी एनालिसिस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने उनकी फास्टर क्लासेस को 2x पर देखा, क्योंकि मैम रिवीजन तो मैंने मल्टीपल टाइम की थी, बस मुझे कॉन्सेप्ट और थोड़ा था कि मतलब कोई बोल के ओरली मुझे कोई बस मैं सुन लूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैम बस ये स्ट्रेटेजी रही कि आपकी क्लासेस फॉलो की, और इवन लास्ट डे में भी आपकी क्लासेस को 2x पर ही सुना, बुक को देखता रहा और आपकी वॉइस मैम कान में सुनता रहा मैम। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जितेन, कुछ ऐसी गलतियां जो आपको लगता है आपने की जो आप ओवरकम कर सकते थे तो आपकी और बेटर रैंक आती या आपके और बेटर मार्क्स आते?
कुछ ऐसा आपको लगता है कि मैम मैं ये सही करता तो शायद और अच्छे नंबर आते, या मैं ये नहीं करता तो इससे और बेटर होता, कुछ ऐसा जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? मैं मोबाइल फोन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोबाइल फोन थोड़ा था कि थोड़ा और कम हो जाता तो सही होता, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द क्लासेस में कभी कभी होता है कि मैसेज आ गया तो फोन में ही टाइम लग गया, 5 से 10 मिनट उसमें ही थोड़ा बिजी हो जाते थे। हम था कि क्योंकि मैम ड्यूरिंग द टाइम एग्जामिनेशन में भी मैम कुछ क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू में आपने भी एलटीआर में मार्क किए हुए हैं, जस्ट लाइक कि मैम जो परसेंटेज था 25% एक एक्स्ट्रा डिवीजन में ट्रांसफर करना होता है। हाँ हाँ हाँ। यस मैम, तो मैम वो क्वेश्चन आया भी था और मैम मैंने तब मैम वो गलत कर दिया मैम। 25 मैम इवन मुझे एग्जाम के बाद भी याद था कि 25 ही है, लेकिन मार्क 15% कर दिया कि मतलब थोड़ा है कि अगर ड्यूरिंग द एग्जाम में आप थोड़ा फोकस होकर तो थोड़ा सा पेशेंस, मैम पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द एग्जाम भी, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आर्ट क्लासेस में पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंस में कोई भी स्टूडेंट थोड़ा कामली सोच थिंक कर पाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट कर पाएगा। तो हम ये था कि अगर थोड़ा और काम होकर क्वेश्चन को पहले शुरू से रीड कर लिया जाए और थोड़ा सा टिक करने से पहले एक बार और थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लिया जाए तो थोड़े मार्क्स और इंक्रीज हो सकते थे। तो मैम सजेशन यही है कि पेशेंस रखें, इवन अगर आप बोथ ग्रुप भी दे रहे हैं सिंगल ग्रुप भी, तो क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज कर, 2 बार पढ़ने के बाद ही आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए जितेन आपके हिसाब से? क्या पहले मुझे एमसीक्यू में जाना चाहिए या पहले मुझे डिस्क्रिप्टिव में जाना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव में भी कई बार अगर क्वेश्चन कंपलसरी है तो मुझे क्या कंपलसरी क्वेश्चंस में पहले उठना चाहिए, या मुझे चूज कर लेना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और उसके बाद मुझे एमसीक्यू में जाना चाहिए? तो जैसे क्वेश्चन पेपर आया 15 मिनट्स आपको रिवाइज करने के लिए मिलते हैं, तो मैम मैंने रिवाइज न करके एमसीक्यू पर फोकस किया। 15 मिनट्स मैंने एमसीक्यू को मार्क किया, आंसर शीट पर नहीं क्वेश्चन पेपर पर ही मार्क किया, और जब आंसर शीट मिलने के बाद क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज करने के बाद देन आंसर मैंने मार्क किए। फिर देन स्टार्ट विदाउट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है देन वो स्टार्ट किए। और मैम पहले से ही डिसाइड था कि पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैम चैप्टर वाइज कि ये चैप्टर अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं पहले। तो मैम पहले क्वेश्चन रिवाइज एक बार रिवाइज करने के बाद तो मार्क के लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेकंड पर ये अटेम्प्ट करना है, देन आई स्टार्टेड विद पेपर मैम। तो मतलब आपने बेसिकली आप बोल रहे हो मैंने पेपर एनालिसिस करके रखा था, मुझे पता था कि कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे प्रिपेयर करना है। तो अगर कोई सिलेक्टिव स्टडी करने जा रहा है तो वो पेपर एनालिसिस के थ्रू एक बेटर सिलेक्टिव स्टडी कर सकता है, मतलब उसको अप्रोच सेट है कि उसको पेपर में क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पूरा सिलेबस भी कवर नहीं करते तो 80 to 90% तो आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जो आप सब्जेक्ट चैप्टर छोड़ रहे हैं तो आप एक बार देख लें कि हाँ इनसे ये टॉपिक आ रहे हैं, उसको बस एक बार रिवाइज कर लें ताकि अगर पेपर में आप अटेम्प्ट करना हो तो आप थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकें। मतलब आप बोल रहे सिलेक्टिव स्टडी भी अगर कोई करना चाहता है तो उसको बहुत स्मार्टली करना चाहिए कि वो कोई छोड़ के जा रहा है तो पूरा नहीं छोड़ के जा रहा है, बेसिक्स उसको पता है कि एटलीस्ट एग्जाम में मुझे वो स्ट्रेस नहीं हो कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, बेसिक में लिख पाऊंगा। सपोज अगर मैं एज अ सीएमए इंटर स्टूडेंट रैंक लाना चाहती हूँ, सपोज अभी मेरा सीएमए फाउंडेशन क्लियर हुआ है, December 26 इज माय अटेम्प्ट और मुझे रैंक लाना है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी मुझे सजेस्ट करेंगे मुझे? मैम सजेशन मैम ये है कि क्लासेस कंप्लीट करें, क्लासेस के साथ ही रिवीजन भी कंप्लीट करें, क्योंकि कई बार होता है कि क्लास सब्जेक्ट जैसे वाइड है तो क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस भी काफी सारी हो जाती हैं। अगर आप पहले ही क्लासेस के लिए जाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो आपकी क्लासेस ही कंप्लीट हो पाएंगे और रिवीजन करने में बहुत हार्ड हो जाएगा और रिवीजन नहीं हो पाती है। इसलिए सजेशन यही है क्लासेस कंप्लीट, साथ साथ क्लासेस के साथ साथ ही एक रिवीजन कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर सेकंड रिवीजन स्टार्ट करें, और अगर उसमें भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप देन क्लासेस को आप रेफर कर सकते हैं मैम। और फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करने के बाद उसके रिवीजन करने के बाद ही ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि ग्रुप 1 क्लासेस की और ग्रुप 2 की क्लासेस पर जम के नहीं, एक बार एक रिवीजन हो जाए और देन ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट करें। तो अगर मैं ग्रुप 1 की क्लासेस पहले कर रही हूँ तो कब तक मेरी ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए? क्या मई जून तक कंप्लीट हो जानी चाहिए या उससे पहले या जुलाई तक कंप्लीट करने से होगा?
मैम ग्रुप 1 डिमांड्स मैम टाइम कि मैम मुझे भी एटलीस्ट 4.5 मंथ तो मैम ग्रुप 1 में ही इन्वेस्ट करनी पड़े मैम, क्योंकि मैम फर्स्ट टाइम आप प्रोफेशनल एग्जाम में फर्स्ट टाइम मैम इतने बड़े सिलेबस से आप फर्स्ट टाइम फेस करते हैं, तो मैम उसमें फर्स्ट ग्रुप में मैम बहुत टाइम लगता है, काफी तो टाइम लग मतलब आप जाता बोल रहे है हैं कि compared to जल्दी group two के करने के according। चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, अपने को आराम से सारे क्लासेस फोकस से विद रिवीजन Yes, करने yes, चाहिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9-10 महीने एम्पल टाइम है। तो पहले ग्रुप 1 मुझे अप्रोक्सीमेटली जो आपकी बातों से लग रहा है जुलाई तक अगर मैं करती हूँ तो ठीक है, फिर रिवाइज करके मुझे ग्रुप 2 की क्लासेस की ओर बढ़ना चाहिए। यस मैम, ग्रुप 2 की क्लास मैम ग्रुप 1 होने के बाद में ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ मैम मेरे को लगे थे, उसमें मैम ग्रुप 2 की और क्लासेस ऑफ 1 रिवीजन मैम मैंने कंप्लीट कर ली थी 2.5 मंथ में। तो मैम उसके बाद फिर दोनों ग्रुप की मैम रिवीजन स्टार्ट हुई, थोड़ा हैफाजात था कि एक सब्जेक्ट से तो रिवीजन कैसे होगी। तो हम फिर जो सब्जेक्ट जैसे ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो उन दो सब्जेक्ट को एक दिन में थोड़ा मतलब एक साथ रिवीजन करने स्टार्ट किया। और जैसे ग्रुप 1 में लॉ और ऑडिटिंग का मैम सेम हो जाता है सिलेबस थोड़ा, तो उन दोनों को एक साथ रिवीजन स्टार्ट की मैम। तो लास्ट में आप कितना रेकमेंड करेंगे, मतलब मेरे पास 2 महीने होने चाहिए, 1 महीने होना चाहिए, कितना मंथ मुझे बफर लास्ट की रिवीजन के लिए रखना चाहिए कि इतने महीने तो मिनिमम होने चाहिए ताकि मैं दोनों ग्रुप रिवाइज कर पाऊँ? एटलीस्ट 3 to 2.5 मंथ तो मैम आपके पास एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ताकि आप उसमें भी 2 से 3 रिवीजन आपकी कंप्लीट हो सके। ओके, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हमें मॉक टेस्ट पेपर्स देने चाहिए या फिर पास्ट पेपर्स, क्योंकि आईसीएमआई के पेपर्स में सीएमए इंटर में स्पेशली देखा गया कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, मतलब पुराने जो पेपर्स हैं जिसमें अपने क्वेश्चंस अपने क्लास में भी ये डिस्कस करते थे कि बहुत सारे रेपिटेटिव क्वेश्चंस है, स्टार मार्क ये सब जो अपने दिखाते थे कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो सीएमए इंटर में ऐसा होता है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या मुझे ऑल टुगेदर कहीं से मॉक टेस्ट परचेज करके नए क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या पास्ट पेपर्स पे फोकस करना चाहिए? मैम ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैम मैंने कोई मॉक टेस्ट पेपर परचेज नहीं किए, ना ही मॉक टेस्ट पेपर मैम अटेम्प्ट किए थे मैम। तो मैम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे न्यू सिलेबस के, मैम उन्हीं को एज अ मॉक टेस्ट मैम खुद ही सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश की रिटर्न में, देन मैम आंसर को मैच किया कि इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर और मेरा आंसर कितना मैच करता है, फिर कोई भी वेरिएशन या कोई मिस्टेक एनालाइज की मैम, और फिर उसको दोबारा रिवीजन की। तो जितेन, क्या ऐसा है कि मॉक टेस्ट या पास्ट पेपर करके जाने से आपको ऐसा लगा कि मेरी राइटिंग स्पीड कंट्रोल्ड है एग्जामिनेशन में, मैं हर एग्जाम में अपने जितने भी मुझे मार्क्स अटेम्प्ट करने थे मैं कर पाया, मतलब इट इज बिकॉज क्योंकि आप पहले से पेपर करके गए थे, या फिर आपको लगता है मैम मैं पास्ट पेपर नहीं भी करके जाता तो राइटिंग स्पीड में कंट्रोल कर पाता और 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर पाता? नॉट पॉसिबल कि आप अगर राइटिंग की प्रैक्टिस ना करें तो हम 3 आवर में आप कंप्लीट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैम राइटिंग प्रैक्टिस से हो जाता है कि हर राइटिंग में भी और थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज भी आपको थोड़ी रिवाइज हो जाती है। तो हम ड्यूरिंग द एग्जाम भी आपको काफी हेल्प करती है कि अगर आप पहले से ही राइटिंग प्रैक्टिस करी जाए तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन छूटेंगे नहीं मैम। ओके, तो जितना आपने सोचा उतना आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करके जाते हैं या राइटिंग प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो अगर जितेन जैसा आपने बोला कि आपके अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि कुछ नए क्वेश्चंस आए थे, कुछ पैटर्न्स ब्रेक हुए थे, तो उसको आपने कैसे डील किया, मतलब उस टाइम आपके माइंड में क्या थॉट था कि क्या इसको ऑल टुगेदर स्किप कर दूं या लास्ट में ट्राई करूं, पहले ट्राई करूं, आपका माइंड थॉट क्या था उन क्वेश्चन के लिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जब पेपर रिवाइज करें तो मैम वहीं पर मैम मैंने मार्क के लिए थे क्वेश्चन 1 पर ये अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 2 पर ये, कोई कुछ सब्जेक्ट जो आउट ऑफ सिलेबस है या बुक में नहीं है तो मैम उनके लिए आपने मैम पहले से मैम आपको पहले से अंडरस्टैंड कर लेना है, कोई बात नहीं, अगला पेपर अच्छा होगा, इस कंपनसेट हो जाएगा, एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आप गेन कर लो, इतना तो करना है, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कोई नहीं, आप एमसीक्यू करें और जो क्वेश्चन आते हैं वो करना। पहले मैम आपने आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को देख के मैम थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, इवन जो क्वेश्चन आते हैं फिर वो भी नहीं करेक्ट। तो मतलब माइंड स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है कि पहले मुझे अपने पेपर में 40 डालने,
उसके बाद जो होगा देखा जाएगा कि पर 40 मिनिमम मेरे पेपर से आ जाने चाहिए, बन जाने चाहिए, पहले मैं उतना कर लूंगा, बाद बाकी जो होगा देखा जाएगा उसके आगे। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब आप क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, अब आप क्या रिकमेंड करेंगी कि थ्योरी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब थ्योरी के लिए मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखिए हर बच्चे को पसंद होता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको प्रैक्टिकल नहीं पसंद है। तो आपका जब दिल नहीं भी कर रहा है पढ़ने का, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर लेंगे, बट थ्योरी सब्जेक्ट में ऑलरेडी हमें इतनी नींद आती है, हमें पूरे सपने वपने सब आ जाते हैं उसमें सो के। तो क्या रिकमेंड करेंगे आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में कि ये तो भैया बेयर मिनिमम है, इतना तो तुमको करके जाना पड़ेगा थ्योरी सब्जेक्ट में? यस मैम, थ्योरी मैम बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है, प्रैक्टिकल करने की बात में और भी बोरिंग लगती है मैम थ्योरी सब्जेक्ट। तो मैम उसमें था कि आप थ्योरी को मैम मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर थ्योरी को मॉर्निंग में रखा, तो थोड़ा ये था कि माइंड फ्रेश है, तो आप मॉर्निंग में क्लासेस देखने के बाद थ्योरी को मॉर्निंग में ही रिवाइज कर लिया, देन प्रैक्टिकल पर जंप किया। देन अगर हाँ प्रैक्टिकल माइंड फ्रेश हो गया मैम प्रैक्टिकल करने के बाद, देन फिर से थ्योरी स्टार्ट की मैम। मतलब ये था कि अगर थ्योरी नहीं भी आती तो आपको करनी होगी, क्योंकि पेपर में अटेम्प्ट तो करना होगा अगर सीएमए क्लियर करना है तो मतलब अपने ब्रेन को ये सेट करके रखना पड़ेगा, भले थ्योरी बोरिंग है, क्लियर तो पूरा सीएमए करना है तो थ्योरी भी पढ़नी होगी प्रैक्टिकल के साथ साथ। यस मैम, विदाउट थ्योरी तो नहीं हो पाएगा। मतलब आप बोल रहे कि अपना ब्रेन को ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, कि मतलब मुझे मेहनत करनी है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, ये बहुत जरूरी है, जो मुझे आपके कॉन्वर्सेशन से समझ में आ रहा है कि मेहनत हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, बट स्ट्रैटेजाइज करना, अपने ब्रेन को उस हिसाब से ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, बहुत इम्पोर्टेंट मैम, क्योंकि मैम प्योर में मैं हिंदी मीडियम से रहा था फर्स्ट से 12th क्लास तक। तो मैम एकदम कन्वर्ट होना, थोड़ा सा माइंड को मैम बहुत काम रखना होता, काफी पेशेंस से मैम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने के बाद भी फिर आप मैम काफी पेशेंस होना चाहिए मैम। तो हिंदी से जो आप, जैसा आपने बोला कि आप हिंदी मीडियम से थे, तो ऑल टुगेदर इतने आंसर लिखना, रैंक स्कोर करना और इतने अच्छे नंबर लाना थ्योरी पेपर्स में भी, तो कैसे कर पाए आप? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं, उनका ये डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे कोर्सेज ऑप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो कैसे किया आपने ये हिंदी मीडियम से पूरा इंग्लिश आंसर्स लिखना? इतने टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हम ऑडिट में भी समझते हैं, तो जब मैंने पूरे 12-13 साल इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो कैसे आप वो कर पाए? मतलब ट्रांसलेशन मैम, थोड़ा सा ट्रांसलेट करना, जैसे कोई भी ऑडिट में कोई भी न्यू टर्म आ रही है, तो मैम ऑडिट तो ये है कि फर्स्ट टाइम सभी के लिए न्यू है, तो मतलब ये माइंड होना ही नहीं चाहिए कि हाँ किसी ने पहले से पढ़ा है, नहीं, सभी ने अभी स्टार्ट किया है, सब सेम इक्वल लेवल पर है, आपको भी स्टार्ट करनी है। कहीं मैम कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल से सर्च करके वहीं पर आपका हिंदी टर्म लिख सकते हैं, तो मैम जिससे कि आपको रिवाइज करते हुए उसका मीनिंग भी पता हो, तो मतलब रेक्टिफिकेशन ना हो, आपको मीनिंग वाइज भी आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए हिंदी में क्या है। तो हम थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम और मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंस तो मैम आपको चाहिए ही। विदाउट पेशेंस तो मैम नहीं हो पाता, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होना मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम, पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है कि हाँ कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये पूरा पेशेंस का खेल है कि मतलब पहले आप समझे हिंदी में, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, बट वही है कि उसमें मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए, ताकि मैं उस टर्म से रूबरू हो जाऊं, उस टर्म्स के बारे में समझ पाऊं कि अब मैं उसको इंग्लिश में लिख सकती हूँ। यस मैम, राइटिंग प्रैक्टिस काफी हेल्प करती है आपको, मतलब बुक की लैंग्वेज करने में और थोड़ा सा इंग्लिश में भी कन्वर्ट होने में। अगर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से की तो एग्जाम में भी आपको हेल्प करती है, और मुझे भी मैम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट होने में राइटिंग प्रैक्टिस काफी हेल्पफुल रही मैम। बहुत बच्चे लास्ट पेपर तक बहुत थक जाते हैं जितेन, मतलब क्या आपके साथ भी वैसा? ऐसे लास्ट पेपर आता था, आप एग्जॉस्ट हो गए थे, अब ऐसा लग रहा था यार इसको खत्म करो, अब मुझसे और नहीं हो रहा, क्या वो फीलिंग आपको भी आई थी? हाँ, लास्ट सेवंथ पेपर में ये था, थोड़ा मैम काफी थक गए थे, और मैम क्योंकि सेंटर भी काफी दूर था, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय हाउस, तो मैम थोड़ा था कि आपको टाइम से पहले भी निकलना है, और फिर डेली आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, न्यू सब्जेक्ट न्यू डे, तो मैम थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करें और माइंड को काम रखें और पेशेंस रखें तो आप क्लियर हो जाता है मैम। ओके, तो मतलब लास्ट पेपर तक वो फीलिंग तो आती है, बट आप पे है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं उसके लिए।
अगर आप अपने माइंड को Yes, ट्रेन ma'am. कर रहे हैं कि मुझे ये पेपर देना है तो फिर आपको देना ही है, उसमें आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे जितेन आप रेकमेंड करेंगे कि सेल्फ स्टडी कर लो, कोचिंग की उतनी जरूरत है, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं 8 सब्जेक्ट नए हैं तो आपको कोचिंग जाना ही चाहिए? मैम सजेशन तो यही रहेगा मैम, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको नोट्स भी खुद प्रिपेयर करने होंगे, बुक्स रीडिंग भी खुद करनी होगी। मैम अगर क्लास लेने के बाद ऐसा है कि जो ये टाइम है, हाफ टाइम मैम आपका टीचर ही काफी सेव कर ले, मोस्ट मैम 80% टाइम टीचर ही सेव कर देते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आपको बस क्लासेस देखनी है, नोट्स को रेफर करना है, बस आपको पढ़ना है। मैम काफी 80% मैम काम टीचर ही सॉल्व कर देते हैं, बस हमें तो 20% ही हार्ड वर्क करना होता है मैम, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है, बस इतना ही इनफ है मैम। तो टाइम सेविंग के लिए आप रेकमेंड करेंगे बेस्ट इज कोचिंग लो, क्योंकि टीचर्स पूरा काम करके रखते हैं तो आपका काम बहुत कम हो जाता है। यस मैम। ओके जितेन, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। स्टूडेंट्स तो मुझे नहीं पता उनको क्या मिलेगा ही नहीं, मुझे पर्सनली बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। एंड आई एम अवेटिंग कि नेक्स्ट सीएमए फाइनल में भी हम जितेन का रैंक देखे। आपसे मुझे यही सीखने को मिला दैट मेहनत इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिंदी मीडियम से आना, एक ऐसी फैमिली से आना जहाँ पे सीएमए कोर्स किसी ने नहीं किया, और ऑल टुगेदर एक ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करना, वो बहुत बड़ी बात है। लोग जो बैकग्राउंड से आते हैं, इंग्लिश मीडियम से आते हैं, फैमिली में सीएमए होते हैं, फिर भी पास नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, बट आपने वो सब फोरगो करके एक ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया। आई एम प्रीटी इंस्पायर्ड एंड प्रीटी प्राउड ऑफ यू। इसके अलावा भी आपको कुछ भी कभी भी डाउट आए, माय नंबर इज विद यू, आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर किसी बच्चे का डाउट आएगा तो आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, ये उससे रिलेटेड आप डाउट सॉल्व कर सके। यस मैम। मैम वन थिंग मैम, रियली थैंक यू मैम, आपने आपकी सीएमए की जर्नी में आपने काफी हेल्प किया। नवीन क्लासेस में ऑडिट क्लास में परचेज किया, और आपने टाइम पर जो आपके निमोनिक्स रहे हैं और जो आपकी पोएम्स हैं, जो सेक्शंस को रिवाइज करने के लिए है, तो क्योंकि मैम जो अदर सब्जेक्ट है जहाँ सेक्शन रिवाइज करने के लिए होते हैं मैंने वहाँ प्रिपेयर नहीं किए मैम, लेकिन स्पेशली ऑडिट में जो आपने निमोनिक्स क्रिएट किए हैं, जो आपकी पोएम रही है वो काफी हेल्पफुल रही है, क्योंकि एमसीक्यूज में नॉर्मली सीएमए इंस्टीट्यूट मैम वो पूछती है, और आपके निमोनिक्स में काफी हेल्पफुल रहे थे। थैंक यू मैम, आपकी सीएम जर्नी में आपका काफी रोल मिला।